अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम शामी साहब से जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले उन मौज़ूआत पर एक नज़र। मलिकवाल में सदर जरदारी का ईद मिलन पार्टी पर जलसे से खिताब। बिहाड़ी नायब वजीर आजम चौथी परवेज इलाही का जलसा। जनरल इशफाक परवेज कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त और डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में करारदाद। असगर खान केस, मेरे पास लोग पैसे लेकर आए, मैंने एक पाई भी नहीं ली। अल्ताफ हुसैन। क्या मलिक रियाज अरसलान इफ्तिखार की तरह तफ्तीश बदलवा सकेंगे? बलूचिस्तान हुकूमत बहरान, अरकान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में तलब। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, सदर साहब मलिकवाल पहुंचे और वहां पे एक स्कूल में ईद मिलन पार्टी से उन्होंने खिताब किया जो बाद में जलसा बन गई। तो मुबारक हो आपको ईद की या सदर मुबारकबाद, सदर साहब के जलसे की मुबारकबाद। भाई वो सदर पाकिस्तान है, जहां चाहे जलसा करे, और चाहे मलकवाल में करे, चाहे साहिवाल में करे, चाहे खानेवाल में करे। लेकिन वो जो अदालती फैसले हैं जिनमें कहा गया कि सदर ऐसा ना करे कि जिस पे गुमान गुजरे कि ये सियासत है, तो उनके बारे में फिर क्या करें? नहीं, सदर को जलसे से तो नहीं रोका गया। अच्छा, ये जलसा सियासी एक्टिविटी नहीं है सर? नहीं, सदर पाकिस्तान जलसे से खिताब कर सकते, क्योंकि जलसे से खिताब करने तो ममानत नहीं है। उनके लोग हैं, उन्होंने उनको वोट दिया है और उनकी पार्टी है, वो अब लोगों से मुखातिब हो सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। एतराज़ तो इस बात पर होना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या है जी। क्या उन्होंने किसी सियासी जमात के ज़ेरे एहतमाम जलसा किया है? क्या वो उसकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि अब तो मैं पंजाब में आता जाता रहूँगा। हाँ। लाहौर में उनका मकान जो है वो बन रहा है। अच्छा। बल्कि मेरा ख्याल तकमील के मराल तेज़ी से तय कर रहा है। अच्छा। और उसमें वो डेरा लगाएंगे, लाहौर में आया करेंगे। लाहौर में आया करेंगे। वो आज ये भी उन्होंने जलसे में कहा कि मैं आता जाता रहूँगा पंजाब में, ताकि मेरी पंजाबी इंप्रूव हो जाए। जेलों में तो रहे हैं पंजाब की वो जी, ये भी उन्होंने याद दिलाया। बिल्कुल, यहाँ भी पंजाबी अच्छी खासी इंप्रूव हो गई। और जेल में रहने की वजह से तो मजीद नज़ामी साहब उन्हें खिताब दिया था उनको, मर्द होर का। जी बिल्कुल। तो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए पंजाब नया नहीं है, वो ये भी उन्हीं का मुल्क है और वो एक सूबे से हैं, सिंध से, लेकिन ये भी उनका अपना सूबा है। अच्छा शाम साहब, आज की मूव से फिर क्या हम ये समझें कि जो सदर के ऊपर कदगने लगाने की कोशिश हो रही है, या वो फैसला जो वो केस जो ज़ेर समाअत है लाहौर हाई कोर्ट में, सदर ने ये फैसला कर लिया कि मुझे इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं? फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट में भी मुकदमा ज़ेर बहस हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो सकता है, जहीं भी हो सकता है, फैसला कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है किबला हबीब साहब जी कि सदर पाकिस्तान से उस फैसले की पाबंदी कौन करवाएगा, उन पर नाफिज कैसे होगा? सदर, आप ये मंजर देख रहे हैं, ये देखिए, ये सदर साहब खुद गए हैं और ये झंडे भी आपको पीपल्स पार्टी के नजर आ रहे हैं, भट्टू साहब भी साथ नजर आ रहे हैं, भट्टू साहब भी साथ नजर आ रहे हैं आपको। तो अब ये तो एक खालिस्तन पॉलिटिकल, ये देखिए, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के जलसे से खिताब करने पर भी पाबंदी नहीं है कुछ कहीं। आप जो अगर आप कहते हैं कि वो पार्टी पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें, ये पार्टी का ओहदा छोड़ दें जी, तो वो नहीं छोड़ रहे हैं। उनका ख्याल है मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप कहते हैं वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कहते हैं मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। दस्तूर में ये भी लिखा हुआ है कि सदर पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। हाँ। और दस्तूर में वो भी लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सदर के फराइज जो हैं और उसकी जिम्मेदारियों की बड़ी तफसील से वजाहत कर दी, और लाहौर हाई कोर्ट भी एक फैसले में खासी तफसील बयान कर चुकी है। लेकिन देखिए, फैसला जो है वो तो करना चाहिए, जो मर्जी चाहे आप कर दें।
असल बात यह है कि सदर पाकिस्तान तो अगर वो फैसला ना माने तो फिर आप कौन शख्स होगा, कौन सा अदारा होगा जो उनसे फैसला मनवाएगा। लेकिन हम तौहीन अदालत का केस तो कर सकते हैं ना, जैसे कौन तौहीन अदालत का केस सदर पाकिस्तान पर कैसे कायम हो सकता है? उन पर तो कोई फौजी कार्रवाई हो नहीं सकती, कोई सिविल कार्रवाई हो नहीं सकती। जब तक वो सदर हैं कोई मुकदमा कायम नहीं हो सकता। जब सदारत पे नहीं रहेंगे तो फिर तौहीन अदालत का मुकदमा चला लीजिए। यानी गोया आज जो कुछ हुआ है और जो वो फैसले या जो कार्रवाइयां हैं वो सब अलग अलग चीजें हैं। देखिए, एज इट इज एक तो बात यह है कि अदालत जो कहे जी जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब से जी कि जनाब ये हमारा हुक्म है, इसे नाफिज कर दीजिए सदर के ऊपर, तो वह कैसे नाफिज करेंगे? जिस तरह सिकंदर मिर्जा को निकाला था फौजी अफसरों ने जाके जी ऐवान सदर से, उनसे इस्तीफा ले लिया था, तो क्या वो कार्रवाई दोबारा करें? फौजी अफसर जाएं, सदर पाकिस्तान को ऐवान सदर से निकालें या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लें? जैसे वो हमारे वो क्या थे परवेज मुशर्रफ साहब, जी जब इंडिया जाने लगे ना तो कहने लगे ओहो ये तो प्रोटोकॉल का मसला पैदा हो गया। उनके हाली मवालिक ने समझाया तो आप जरा सदर की हैसियत से जाएं ताकि आपका इस्तकबाल सदर जमहूरिया हिंद करे। ठीक तो आप वजीर आजम क्यों आपसे सलाम करता रहे फिरे? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे सदर बनना चाहिए, मगर ये सदर तो बैठा हुआ है अभी हजरत रफीक तारण, ये रास्ते की दीवार होने का उनको उनकी खिदमत में हाजिर हुए। कहा जनाब एक जरूरी काम पड़ गया, आपसे फरमाइए कि आज जरा इस्तीफा दे दीजिए, मुझे सदर बनना है, इंडिया जाना है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं देता जी। बड़ा जोर लगाया, उनका मैं तो इस्तीफा नहीं देता। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उससे खत्म हो गई। दैट्स इट। तो क्या अब जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब नोटिफिकेशन जारी कर दें? नहीं, वो तो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर कोई और बड़ी सूरत हाल पैदा हो जाए। फिर तो नोटिफिकेशन पता नहीं किस किस का जारी होगा। ठीक है, तो अशफाक परवेज कियानी साहब तो ये खिदमत बजा नहीं ला सकते। ठीक है। अगर अदालत ये हुक्म जारी करती है, कौन सी ताकत होगी जो इसे मनवाएगी? तो बात सदर जवाब दे है। मैं बार बार अर्ज करता हूं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट उसे इम्पीच कर सकती है। और मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि क्लिंटन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और फिर मुकदमा गया यानी कांग्रेस में और सेनेट में, और वहां उनको उन्होंने इम्पीच नहीं किया। तो एक दोस्त ने मुझे, मेजर आरिफ साहब हैं, वो बड़ा गौर से सुन रहे थे, उन्होंने कहा जनाब ये आपने कैसे कहा? तौहीन अदालत का मुकदमा नहीं था, वो परजरी का केस था। अदालत में गलत बयानी की थी उन्होंने उस एक खातून के मामला के सिलसिले में, वो उनको गलत बयानी पर जुर्माना हुआ था। तो चलिए जिस तरह में हुआ तो था ना, मगर उनको ऐवान सदर से निकाला नहीं जा सका। तो जब तक आसिफ अली जरदारी साहब की जो है ना टांगे और पांव मजबूती से ऐवान सदर में गड़े हुए और आईन पाकिस्तान जो है ना उनको जनाब बिल्कुल दीवार चीन बन के उनकी हिफाजत करता है, तो लिहाजा कोई अदालत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जजों को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जजों को कोई पार्लियामेंट नहीं निकाल सकती, कोई अदालत नहीं निकाल सकती, उनको सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल निकाल सकती है, उसी तरह सदर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट निकाल सकती है, और धक्के से निकालना है तो फिर फौज निकाल सकती है। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम कुछ दीगर मौजूआत और फिर एक और अहम जलसा है, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म साहब भी थे बिहाड़ी में, उनके बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम मलिक वाल में सदर जरदारी के जलसे की बात कर रहे थे। बिहाड़ी में हमारे नायब वज़ीर आज़म ने भी एक जलसा किया और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आप अपने गानों पर जरा तवज्जो कम करें। गानों पे? जी। कौन से गाने? अच्छा, सॉन्ग्स जी जो वो गाते हैं। जी वो तो हबीब जालिब के शेर गाते हैं। हाँ। और दूसरे को तो कौमी तराने गाते हैं कोई। एक अकेले न जाना, अकेले न जाना। तो वो उनको किसको कह रहे हैं? चौधरी साहब को कह रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा। देखे चौधरी परवेज अली साहब जो है ना, वो भी माशाल्लाह देखिए खानदानी सियासतदान है। उनके जो ससुर और चचा थे चौधरी ज़ोहर इलाही, उनका बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, और वो खुद भी वज़ीर आला रहे पंजाब के, और बहुत सा काम उन्होंने किया। एक बड़ी उनके काबिल तारीफ इक़दाम किए, उनके बहुत सी उनके एक फहरिस्त बनाए जो बड़ी लंबी फहरिस्त है। मेरे मंसूबे बंद कर रहे हैं। देखो उनमें एक खूबी रही
बड़े सॉफ्ट, ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं हुआ, इत्मीनान से मिलते थे, इत्मीनान से उठते थे, इत्मीनान से बैठते थे और काम भी चल रहा था। लेकिन तो अब वो अपनी कारकर्दगी जो है, जब से वजारत आला छोड़ी है उस वक्त को इत्मीनान में कमी है कुछ। तो अब तो डिप्टी वजीर आजम हो चुके हैं जी। अगरचे का जनाब लिखा गया था कि नोटिफिकेशन जो हुआ था ना जी कि भाई कोई ऐसा इख्तियार वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो मगर बहरहाल डिप्टी वजीर आजम है, ठीक बात है। और चौधरी साहब अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं लोगों को, चलिए वो भी दिखा लें। देखिए ये तो सियासत का मैदान है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बिल्कुल। अब मुखालफिन उनमें कीड़े डाल रहे हैं उनके कारनामों में, वो अपने कारनामे बयान कर रहे हैं। और देखिए एक बात तो आप इसका इनकार नहीं कर सकते कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत कुछ ऐसा किया है जो दूसरे सूबों में नहीं हुआ जी। इस वक्त जो हमारे 4 सूबे हैं उनमें जो हुकूमतें चल रही हैं उनमें सबसे बेहतर जो हुकूमत उनकी है। तो अब परवेज इलाही साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने अपने दौरे इख्तियार का मवाजना करते रहे, हम उनकी हौसला अफजाई जारी रखेंगे दोनों की। अब लोगों का काम है किसको वोट दें और किसको ना दें। शम्स साहब, कल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपने 2 खबरें दी थी। एक खबर यह दी थी कि एक तो पिटीशन चली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरी थी कि एक करारदाद पेश कर दी गई है बार में। रावलपिंडी जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक करारदाद मंजूर हुई है आज। जी बिल्कुल। जनरल अशफाक परवेज कियानी पर तनकीद की गई है उसमें, और बड़ी शदीद की, और शदीद तनकीद की गई है। उनसे कहा गया आप रिटायरमेंट ले लें, आपकी एक्सटेंशन जो है वो गैर कानूनी है और गैर आईनी है, और तरह तरह के मुतालबात भी किए गए, तबसरे भी किए गए। जैसे भाई वकीलों का काम और क्या है, नुक्ता, तो नुक्ते में नुक्ता निकाले उन्होंने। और उसके साथ ही अब वो जो एक दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसे सिंगल बेंच ने कहा था ये काबिल समात नहीं है, वो एक कर्नल साहब है रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब, क्या उन्होंने दायर की हुई है। जी बिल्कुल। अब उन्होंने उसकी अपील कर दी डिवीजन बेंच के सामने, और अब दरखास्त दी चीफ जस्टिस को इसकी अर्ली हियरिंग की जाए। तो अब नवंबर के आखिरी हफ्ते में उसकी हियरिंग भी शुरू हो जाएगी। वहां भी यही कहा गया कि जनरल अशफाक परवेज कियानी की जो एक्सटेंशन हुई है 3 साल की, वो गैर आईनी है, उसे खत्म कर दिया जाए। शम्स साहब, ये कुछ थ्योरेटिकल सवालात तो नहीं है ना जो इस करारदाद में भी उठाए गए हैं या उस पिटीशन में भी उठाए गए? 2 साल हो गए ना जी जनरल अशफाक परवेज कियानी की तौसीह हुए, और नवंबर 2013 में उन्होंने रिटायर होना है। ठीक है, 1 साल बाकी है। अब 2 साल के बाद अब ये दरखास्त हो रही है या करारदाद हो रही है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी अदलिया है ना, जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया ना, इसको वही तहफ़्फ़ुज़ फौज को भी दिया गया। उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। हाँ, दफा 63 और 62 उसमें यह भी शामिल है कि अगर आप फौज पाकिस्तान की तौहीन करेंगे तब भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और फौज पाकिस्तान की तहकीर करेंगे तब भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और लड़ लिया हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे जो वकील भाई है, ये तो वकील है, अब जो चाहे करे। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं लत्थी चढ़ी था कोई तो लत्थी चढ़ी था पता नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये जनरल अशफाक परवेज कियानी को उन्होंने कहा है, क्या कहा है, ये करारदाद थी यहाँ रखी हुई जी, फरमाते हैं कि जनरल अशफाक परवेज कियानी मुल्क को इन हालात पर लाने के जिम्मेदार हैं। यानी किन हालात पर? अदलिया की बहाली। हाँ, अदलिया की। देखिए ये अदलिया जो आज़ाद अदलिया बहाल हुई है, इसमें जनरल कियानी साहब की कंट्रीब्यूशन है, और जो धांधली नहीं कर सके जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्शन में, वो भी इनकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक तो हमें ये समझना चाहिए, हमारे वकील भाइयों, गुस्सा निकालो, तनकीद करो, लेकिन ये भी देख लो कि जो हकीकी तनकीद हो, बिल्कुल, और गुस्से में अपने पाया सकाहत से न गिरो। लेकिन शम्स साहब, इसके मोटिव्स क्या हो सकते हैं? ये मोटिव तो अब यही है, देखिए भाई, आप वो एक दबाव बढ़ाना। वैसे एक बात मैं बताऊं, मुझे बात तो अच्छी नहीं लगी। मैं जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब हमारी अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार हैं, उनका बड़ा एहतराम है, फौज का बड़ा वकार होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, मुझे मजा भी आ रहा है। कैसे? क्या मतलब? फौजी हुकूमतें हैं जी, उन्होंने बड़े चीफ जस्टिस तनावुल किए हैं। पहले जनरल ज़िया-उल-हक जी, जस्टिस याकूब चौधरी थे चीफ जस्टिस,
उन्होंने तो एक आईनी तरमीम करके उनको खत्म कर दिया, उनकी जगह अनवारुल हक मुकर्रर हो गए। ठीक है। उसके बाद अनवारुल हक पीसीओ लेके आ गए, जस्टिस अनवारुल हक चीफ जस्टिस थे, और भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला भी हो चुका था, और जनरल जियाउल हक को जवाब भी मिल चुका था नजरिया जरूरत के तहत, वो फैसला भी कर चुके थे। उन्होंने कहा जनाब ये पीसीओ के तहत हलफ उठाएं, क्योंकि एक आइन को मुअत्तल किया तो जा चुका था। तो उन्होंने कहा मैं तो पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा फिर घर जाइए, तो घर चले गए बेचारे। अच्छा। अब जनरल साहब पक्के हो गए, वो कच्चे हो गए, घर चले गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बड़े जज जो थे तनावुल किए मार्शल्ला ने, लाहौर हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस जकीउद्दीन पाल थे, वो भी नजर हो गए उसकी पीसीओ की। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक हमारे जस्टिस आफ्ताब हुसैन थे जिन्होंने भुट्टो केस का फैसला लिखा था। तो जनरल जियाउल हक ने एक तरमीम करके ये कहा कि जजों का तबादला किया जा सकता है फेडरल शरीयत कोर्ट में। उनका तबादला कर दिया फेडरल शरीयत कोर्ट में, चीफ जस्टिस हो गए। वो एक फैसला लिख रहे थे जो उनको पसंद नहीं था, उनको मुखबरी हो गई, उनको ओएसडी बना दिया गया वजारत मजहबी अमूर में। जी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस ठीक है। शरई कोर्ट, सूडान से या कहां से वापस आए थे एयरपोर्ट पे, पता चला आपका तबादला हो गया, अब आप ओएसडी होंगे या कुछ होंगे वजारत मजहबी अमूर में। ये जज साहबान से सलूक जज साहबान के साथ सलूक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आगे परवेज मुशर्रफ साहब, जस्टिस सईदुज्जमान सदीकी, नासिर असलम जाहिद, खलीलुर रहमान और वजीउद्दीन, उनको जो उन्होंने कहा पीसीओ के तहत हलफ उठाओ, उनको वैसे नहीं उठाते, हम नहीं उठाएंगे। उन्होंने चलो घर। जिन्होंने हलफ उठा लिया, अब जस्टिस इरशाद हसन साहब भी थे, हमारे इफ्तिखार साहब भी थे। उसके बाद उनको कहा दोबारा हटाओ हलफ उनको नहीं हलफ किया, उनको तो फारिग कर दिया इफ्तिखार चौधरी साहब। अब वो डट गए शामी साहब। अब ये जो हार्ड इफ्तिखार चौधरी साहब डट गए, बिल्कुल, और डट गए और तकदीर बदल गई। अच्छा, अब मामला ये और है तस्वीर बदल गई। क्या इस वक्त भी डटे हुए हैं दोनों इदारे? नहीं, देखिए चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब जो है ना जी, वो तो कहते हैं वो तो अब डटे हुए हैं। तो उनका वो जो कहते हैं पंजाबी में कहते जति सती हैं। ठीक है। एक बेटा था वो भी दांव पे लगा हुआ, तो अब उनको तो परवाह को है नहीं। उन्होंने तारीख बदली है, तकदीर बदली है, चैलेंज किया मुशर्रफ को। ठीक है। और फिर बहाल हुए, फिर उन्होंने जनाब मार, फिर पीसीओ का हलफ उठा, उसके तहत घर भेज दिया। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उन्होंने जजों ने 7 जजों ने फैसला दिया बैठ के सुप्रीम कोर्ट में, यह गैर आईनी है। और उस फैसले की पादाश में अब जनरल परवेज मुशर्रफ दर बदर है, और यहां जनाबे वाला आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ फरमा। बॉटम लाइन यह है कि अदालतों से मत्था लगाना कोई अच्छी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपको, जो हमारी फौजी क़यादतें हैं, उन्होंने जो अदालती क़यादतों के साथ जो सलूक किया है, अगर वो बदला ले लें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं लगेगी लेकिन बहरहाल अच्छे बच्चे बदला नहीं लिया करते। सब एक ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ अल्ताफ हुसैन साहब ने भी आज कहा है, उन पर उस पर भी बात होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे कोर्ट की, और कोर्ट और वर्सेस फौज, जुडिशरी वर्सेस फौज, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप किसके साथ हैं, हाँ या ना में? मैं तो दस्तूर पाकिस्तान के साथ हूँ। अच्छा, अब ये आपने वैसे मैं अपने एक दानिश्वर दोस्त थे जी, जो बड़ी तकरीर करते जमहूरियत के हक में जी, मैंने उनसे सवाल किया था। वो कहने लगे जब तक फौज नहीं आती अदलिया के साथ हूँ और फौज आ गई तो उसके साथ हूँ। व्हाट अ प्रैक्टिकल आंसर। लेकिन एक बात मैं बताऊं जी, अब मामला इतना आसान नहीं है। ये हमारे जो अजीजम मिर्जा असलम बेग है ना जी, ये बड़े खौख्यार रहते ना, फौज आ जाएगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। खुद तो खस्सी पुलाव पकाते रहे, बिल्कुल, उनसे तो तौफीक नहीं हो सकी कि तशरीफ ले आए। अब वो हमें डरा रहे हैं, तो डरने वरने वाला कोई नहीं है। अब लोग जो है सड़कों पे निकल आएंगे, ये बात अब समझ ले। नेट रिजल्ट गोया फिर नेट रिजल्ट ये है कि देखिए सारे लोग, फौज की अपनी जरूरत है, अदलिया की अपनी जरूरत है,
सियासत की अपनी जरूरत है। सब एक दूसरे के साथ ताउन करें और मुल्क को मुस्तहकम बनाएं। शाम साहब, आज अल्ताफ हुसैन एमकेएम के कायद ने टेलीफोन पे खिताब किया उलमा और मशाइख से। वो तो टेलीफोन पर ही खिताब करते हैं जी, और उन्होंने एक बात कही असगर खान केस के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि बहुत से लोगों के नाम आए, मेरा नाम नहीं आया, हत्ता कि मेरे पास, हालांकि मेरे पास लोग पैसे लेके आए लेकिन मैंने एक पाई कभी वसूल नहीं की। तो वो यूसुफ हारून साहब का नाम आया ना, तो उनको दिए गए 50 लाख रुपए अल्ताफ हुसैन साहब के लिए। अच्छा, हाँ, बिल वास्ता नाम आ गया। बिलवास्ता। अब कई जगह तो फौजी अफसरों ने खिदमत कर दी, कई जगह यानी कोई प्राइवेट लोग गए होंगे, और कई जगह यह भी हो सकता है कि ले जाने वाले ने खुद ही कुछ ना कुछ गतरबोत कर लिया। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने उसकी तरदीद की कि मैंने तो कोई पैसा नहीं लिया, तो हमें क्या जरूरत है कि हम ये जरूर साबित करें कि लिया है उन्होंने। अच्छा, ये तरदीद तो नवाज शरीफ भी कर चुके हैं। तो नवाज हमें क्या जरूरत है कि हम ये कहें नवाज शरीफ साहब से कि आपने जरूर लिया है? नहीं, कुछ लोगों ने कहा है, कहते रहे, कुछ लोगों ने ये कहा है कि आपने जावेद हाशमी साहब के बारे में तो पूरी बात बताई, नवाज शरीफ के बारे में क्यों नहीं कहा? नहीं, नवाज शरीफ के बारे में मैंने ये थोड़ी कहा कि उन्होंने पैसे लिए। नवाज शरीफ साहब उसमें ज़ेरे बहस नहीं थे। नवाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि FIA इसकी तहकीकात करे। हमारे निसार अली खान साहब जो है ना, वो तो कहते हैं FIA के बिल्कुल करीब ना आए, और वो बड़ा मुझे इख्तलाफ है नवाज शरीफ साहब से। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मर्दाना वार कह दिया है FIA को आ जाओ तहकीकात करो। तो जब उनकी एक पोजीशन है, हम उस पोजीशन की तरदीद नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कभी ये नहीं कहा खुदा न खास्ता कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए हैं, ना कभी ये कहा अल्ताफ हुसैन साहब ने लिए हैं। भाई ये तो इल्जाम लगाने वाला सबूत देगा ना, सफाई पेश करने वाला कैसे सबूत दे? फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड आपको बता दूं कि कुछ ऐसी मजालिस जिनमें आप भी शामिल थे, उनके हवाले से आर्टिकल्स भी छप चुके हैं। आरिफ निजामी साहब का भी मजमून है, अपने हफीज न्याजी साहब का भी, हफीजुल्लाह न्याजी साहब का भी मजमून है, तो जिसमें नवाज शरीफ के से हफीजुल्लाह न्याजी साहब जाने, आरिफ निजामी साहब जाने, वो अपने अपने उनके काम है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने इस तरह की किसी बात की कोई तस्दीक कभी नहीं की। शाम साहब, एक और केस जो आज बड़े दिलचस्प, जो और एक बात मैं बताऊं आपको ऐसी, ये जो हमारे लीडर है ना, अगर जो एक दूसरे से ये लड़ते हैं, अब नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, खुद इमरान खान साहब भी जो उभर रहे हैं, देखिए सारे लोग बड़े कीमती लोग हैं। ये नवाज शरीफ साहब बहुत तजर्बाकार हैं और बड़ी उन्होंने देखा, ज़ेरो बम देखा है, उनकी कदर करनी चाहिए। और इसी तरह जरदारी साहब की भी, इस तरह अल्ताफ हुसैन की भी, इमरान खान की भी। ये सारे लोग अगर थोड़ा बहुत अपने आप को रीएडजस्ट कर लें और एक दूसरे के साथ मुबाहसा करें, मुकालमा करें, दलाइल की बुनियाद पर, हकाइक की बुनियाद पर अपना अपना मंशूर पेश करें, कोई मजाक नहीं है। दुनिया में जमातें होती नहीं है, हर शख्स को हक हासिल है अपनी सियासत करने का। तो हमें तो कोई इससे गरज नहीं है, और मैं तो उन लोगों में नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क की सियासत से बाहर होना चाहिए, और ना मैं समझता हूं कि जरदारी साहब को बाहर होना चाहिए। उनकी अपनी अहमियत, उनकी अपनी अहमियत। सिंध जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और जब आप बलोचिस्तान जाएंगे और पख्तूनख्वा जाएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत का भी एहसास होगा। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, जरा अरसलान केस की तरफ थोड़ी सी नजर हो जाए। अरसलान केस में मैंने आपको कल भी जब बात हुई थी, अरसलान इफ्तिखार का केस क्या है, कल वो हमारे मलक रियाज साहब बड़े धाड़ रहे थे, कैमरे उन पर फिट थे, हमारे भाई बंद जो है तजजियाकार दानिश्वर, वो नुक्ते निकाल रहे थे, उनके इल्म और हिकमत के मोती जो थे तलाश कर रहे थे उसमें। जैसे हमारे बेहतर दोस्त थे, वो रेस खेलते थे ना, अब भी कहीं खेलते हैं चुप चुपा के, तो वो जो मजजूब होते हैं ना सड़कों पे बैठे हुए, बाज़ औक़ात नंगे फकीर, उनसे जाकर नंबर पूछते थे, घोड़ा कौन सा जीतेगा, वो गालियां देते थे उनको, उन गालियों में से वो निकाल लेते थे घोड़े का नाम। ठीक है, उसी तरीके से जो मलक रियाज साहब की गुफ्तगू है, उसमें से इल्म और हिकमत दरियाफ्त हुआ है जी उसमें। लेकिन शाम साहब, उसमें उन्होंने एक एतराज तो बड़ा लॉजिकल है उनका। क्या? वो कहते हैं कि जी अरसलान की तफ्तीश तब्दील हो सकती है, तो मेरी तफ्तीश, मेरे कहने पे तफ्तीश क्यों नहीं तब्दील हो सकती? इसलिए कि अरसलान ने एक दलील दी थी, आपने दलील कोई नहीं दी। आप ये कहते हैं कि शुएब सडल साहब के जाती ताल्लुकात हैं इफ्तिखार चौधरी साहब से या अरसलान इफ्तिखार साहब से, इसलिए वो हमारी तफ्तीश नहीं कर सकते या हमारा मामला नहीं सुन सकते।
आपका ये एतराज है ना? जी बिल्कुल। और अरसलान इफ्तिखार का क्या था? वो ये था कि नैब और एफआईए पे उन्हें एतमाद नहीं। क्यों नहीं था? देखिए, उन्होंने एक दलील पेश नहीं, की थी कि कुछ लोग, नहीं, हाँ, मलिक रियाज से उनका अब ताल्लुक। हमारे कई दानश्वर भाई भी जो है ना, वो डंडी मारते हैं। क्यों मारते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन आप जरा पूछ के बताइएगा उनसे, बल्कि टटोल के बताइएगा। ये टटोलने वाला मामला है। देखिए, उन्होंने कहा जो हमारे ये है ना क्या, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसकी तफ्तीश करवाएं मामले की। बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने इसको नैब को रेफर कर दिया, बिल्कुल ठीक है। नैब को रेफर नहीं किया, नैब को चिट्ठी लिखी, कहा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, ठीक है, और उसके जरिए से तफ्तीश करें। गोया नैब के चेयरमैन ने अपना भेजा, अपना मगज, अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया, और रिपोर्ट बन गया अटॉर्नी जनरल के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था भाई ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। नैब को अपने अफसरों के जरिए से तहकीकात करनी चाहिए थी। उन्होंने एफआईए के अफसर मुकर्रर कर दिए। अफसर वो मुकर्रर कर दिए जो सुप्रीम कोर्ट के हाथे में सजदा रेज थे। जनाबे मलक रियाज के सामने सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला से कहा तहकीकात करो, उसकी फुटेज मौजूद थी। वजारत दाखिला ने तहकीकात करके बताया कि ये जो साहबान है इनकी तो ड्यूटी नहीं थी यहां, ये आए कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर वो उनको कॉर्निश बजा लाने के लिए तशरीफ ले आए। तो जब वो सारा एविडेंस आ गया, सारे दलाइल आ गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अब शुएब सडल साहब इसकी तहकीकात करें। ठीक है। तो इस तरह का कोई दलील तो उन्होंने पेश नहीं की। वो तो उन्होंने तो वो बात कही है जो इस तरह का बंदा उस तरह के बंदों के बारे में हमेशा ये इस तरह की बात करता है कि मुझे एतमाद नहीं, मुझे एतमाद नहीं है। आप जितने, और फिर दूसरी बात सुनिए, अब वो कहते हैं, हमारे एक दोस्त कहते हैं भाई ये गलत बात है, वो मुल्जम नहीं है, वो शरीक जुर्म नहीं है, वो तो बेचारे विक्टिम है मलक साहब। हाँ, उनको तो वर्गलाया है, उनसे पैसे लिए गए, उनका नुकसान हुआ। किस बात के विक्टिम है वो? उनको किसी ने, कोई ऑर्डिनेंस आया था, उनको किसी ने चक्कर दिया कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। अच्छा, और फिर उनसे पैसे आपको चक्कर दे और आप बीच में आ जाए, गोया आपने सिस्टम को सबवर्ट किया। फिर उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कोई इस्तगासा नहीं किया, और डॉन उस वक्त भी कह रहे थे, रात भी कह रहे थे। तो भाई मलक रियाज साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, बड़े गरीब परवर हैं, लोगों को रोटी खिलाते हैं, गरीबों को दवाइयां देते हैं, अस्पतालों में इलाज कराते हैं, सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रोटी खिलाएं किसी को तो उसकी इज्जत भी लूट लें। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 04236296 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी फेसबुक और ईमेल्स भी आपके लिए खुली हैं, आपके सवालात उनके जरिए भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, बलूचिस्तान के जो असम्बली के मेंबर्स हैं उन सबको तो इस्लामाबाद बुला लिया है कि वहाँ पे जो हुकूमत का बहरान है उसको हल किया जा सके। सदर पाकिस्तान नहीं है, वज़ीर आज़म। चलिए, अच्छी बात है। वहाँ तो देखिए किला उनका कायम हो गया मजबूती से, भिजानी साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके। वहाँ की पीपल्स पार्टी जो सादक उमरानी साहब है ना जी, वो भी उनके जन्म के दुश्मन है। उन्होंने अपना जत्था इकट्ठा किया, उनका इस्तीफा दे दो भाई, पीपल्स पार्टी हुक्म दे रही है। उनका भाई कमाल है, वज़ीर आला मैं हूं, हुक्म मेरा चलेगा, आपका चलेगा। तब वो इस्लामाबाद में है, देखे उनकी किस्मत का क्या फैसला होता। बहरहाल ये किस्मत के जो फैसले हैं ना सूबाई क़यादतों के, अब सूबों के अंदर ही होने हैं, बाहर नहीं होने, बाहर इस्लामाबाद में नहीं होंगे। इस्लामाबाद वाला मेरा ख्याल इसमें ज्यादा कोई फैसला नहीं करेंगे। जी शम्स साहब, जरा सवालात की तरफ चलते हैं। शम्स साहब, ये जी एक क्वेश्चन है बड़ा दिलचस्प है और ये मलिक रियाज साहब के हवाले से। शम्स साहब, ये मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं, सिद्दीक हैं, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा जी कि जब एक हम केस में एक मुद्दई और मुद्दा है या दो लड़ने वाली पार्टियां अगर कोर्ट में चले जाए, तो है नहीं ना, दो कोर्ट में चले जाए, तो इस्तगासा भी दायर नहीं किया, तो दोनों एफआईआर दर्ज कराई, दोनों का इत्मीनान जरूरी है ना। तो इत्मीनान कैसे करा लें फिर आप? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। वैसे अगर इंसाफ मिल जाए कहीं तो मैं तो पेश कर दूंगा उनकी खिदमत में।
इस तरह मिलता ही रहा है ना उनको, जी बिल्कुल, बाजार में किस दुकान पे मिलता है वहां से लेकर उनको दे देते। लेकिन एक बात है जी। बहरहाल अब आप इतना जोर लगा रहे हैं तो मैं भी कुछ तरसी खा लेता हूं फिर उन पर। तो भाई उनकी बात भी सुन लो, सुप्रीम कोर्ट वालों, ये मलक रियाज साहब है, बड़ी नेकी के काम भी इन्होंने किए हैं, चलो किसी कोई ना कोई नेकी इनकी याद कर लो। हाँ, और फिर उन्हें राजी तो कर लें कम से कम। कौन है? कम से कम अच्छा, उनकी ये अश्क तो होनी अब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगी नहीं, अश्क यानी जो वो बात कह रहे हैं सुन तो ली जाए ना। नहीं, वो अश्क तो वहां सुनाते ना शोएब सडल को, बड़े दयानतदार अफसर है यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मलक साहब चूक है, मेरा ख्याल ये जो जाहिद बुखारी साहब है ना, जी जी, ये कोई वकील ऐसे ही है, ये कोई मलक साहब को डिरेल कर रहे हैं। पहले डॉक्टर बासित साहब उनके पास थे, उनसे किसी ने पूछा एक प्रोग्राम में, डॉक्टर बासित साहब थे, ये आप कैसे जनाब मलक साहब के कैसे वकील बन गए? उन्होंने कहा फीस की माकूल मिकदार देखकर तो मैंने सोचा बुढ़ापा सहूलत से बसर होना चाहिए। ये उनके वकील साहब कह रहे हैं। उनके वकील साहब कह रहे हैं। अब जाहिद बुखारी साहब सहूलत से बसर कर रहे हैं, तो मलक साहब खुद भी सहूलत से बसर करें, इन लोगों की लगी लिपटी में ना आए। जो आप जरा साफ साफ सीधे सीधे अपना मुकदमा पेश कर दें, घबराते क्यों हैं? शेर बने। ठीक, शम साहब, अच्छा बहुत सारे लोगों ने पूछा, हम प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर पाए थे, पेट्रियस और जॉन एलन का मामला। यार असल में हर रोज कोई ना कोई, ये पेट्रियस और जॉन एलन का मामला इतना लजीज है कि ये पता नहीं अब कौन कौन कहां कहां इसमें फंसेगा। देखिए जो अमेरिका के जो जर्नैल है ना, और बड़े बड़े ओहदेदार जो है, ये वही काम करते हैं सारे जो हमारे करते हैं। इसमें तो जवाब होना चाहिए हाय बेशर्म। इतने बजे देखा ना, वही मैंने पहले भी जो 2-4 लड़कियां बैठी थी, उनका ये लड़के जब अकेले बैठते क्या कैसी बातें करते, उनके जैसी हम करते, उनको वो अल्लाह कितने बेशर्म होते हैं। तो ये जो हमारे जर्नैल हैं, हमारे अफसर हैं, हमारे सियासतदान हैं, तो ये भी अमेरिकी ही समझे आप इनको, और उनको पाकिस्तानी समझे। वो बेचारे फंस गए जी, अब उसको भुगते। लेकिन इस पर कोई मुफस्सल गुफ्तगू करनी है अभी जी। साकिब दिल का साहब, गुबार अभी निकला नहीं। साकिब साहब है लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम सलाम जी। जनाब अली, शमी साहब हमारा एक मसला है, ये जल्दी ईडन बताएं। हाँ जी, है? ईडन हाउसिंग सोसाइटी वाले जो हैं, ईडन हाउसिंग सोसाइटी वाले लाहौर में, ये बागरिया में गरीब लोगों से जमीनें खरीद कर एजेंटों के जरिए बयाने कर देते हैं, फिर साल 2-2 साल उनको पेमेंट नहीं करते। तो सर इसके लिए वजीर आला पंजाब साहब से और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई दादरसी की जाए। चलिए जनाब, ईडन वाले तो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है उनका, बड़े बाइज्जत लोग हैं, बड़े बावकार लोग हैं। भाई वो बात सुने इनकी, वजीर आला तक ना बात जाने दे, खुद ही कोई मामला तय कर दे। मोहम्मद जहीर साहब है आज़ाद कश्मीर से जी। अस्सलाम वालेकुम जहीर साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली, जनाब, मैं यहाँ मजीद रहमान शामिल बोल रहा हूँ जनाब, फरमाए, हुक्म करें। कराची जो है ये सबसे ज्यादा पुरअमन शहर था। बिल्कुल ठीक। और ये उसमें इत्तेफाक है या क्या आप कहेंगे कि जब से MQM बनी है उसी वक्त से दहशतगर्दी का आगाज भी हो गया। अच्छा, अब ये तो भाई ये तारीख तो तारीख के किस्से हैं। जो MQM के मुखालिफ हैं वो कुछ और बात कहते हैं। अब देखिए इस वक्त तो MQM जो है एक बड़ी सियासी कुव्वत बन चुकी है, उसके अंदर जो इस तरह के लोग घुसाए थे, मेरा ख्याल तो खासे निकाल दिए उन्होंने। अब तो आप उनको अमन चैन से सियासत करने दें, अब पुराने गड़े मुर्दे कहाँ तक हम उखाड़ेंगे। बट शम साहब पूरी हुकूमत लगी हुई है, सदर साहब भी कह रहे हैं मैं कराची पे तवज्जो दे रहा हूँ, सदर साहब खुद भी जाते हैं, वजीर आजम साहब भी, मसला क्यों नहीं हल हो रहा? असल में ये इसका मतलब यह है ना, खराबी सब में है, और वो खराबी जो है सब जो है उनको दूर करनी पड़ेगी। वो आप तो बार बार कहते हैं ब्रिगेडियर हामिद सईद सब याद आते हैं आपको कि सारी पार्टियों के दहशतगर्द जो है ना जी, उन्होंने जनाब पकड़ के इकट्ठे कर लिए और उन्होंने कान पकड़ लिए। ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास हर चीज मौजूद है, बस उन्हें एक ऑर्डर की जरूरत, उन्हें एक ऑर्डर की जरूरत है, विल की जरूरत है। अच्छा एक बात सुनिए, ये मेजर वसीम चौधरी साहब हैं, ये उनकी चिट्ठी मौसूल हुई है। वो कहते हैं अगर पेट्रियस और जॉन एलन जो हैं वो जनाब माफी मांग सकते हैं, उनका एहतसाब हो सकता है, तो हमारे जनरलों को क्यों नहीं हो सकता? ये जनरल बैग और जनरल दुरानी इन्होंने गलत काम किया, कौम से माफी मांगे और आइंदा तौबा करें कि जनरल कियानी साहब जो हैं वो इस तरफ तवज्जो करें और मजीद एक्सटेंशन भी ना ले। अब मेरा नहीं ख्याल कि जनरल कियानी साहब जो है 3 साल की एक्सटेंशन के बाद
दोबारा यानी 30 फिर इंस्ट्रक्शन लेंगे। बदगुमानी से भी हमें बचना चाहिए। ये मेजर वसीम साहब हैं, मैंने पहले भी कहा था ना, कियानी साहब ये हमारे जो अपने फौजी अफसर रिटायर्ड हैं, इनको संभाल लें तो आधे मसले हल हो जाएंगे। ये बहुत बोलते हैं, ये बहुत, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।